Good evening, everyone. Good evening. Welcome to स्पर्धा डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं ये आपको बोल रहा था कि ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आजकल का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से एक नॉर्मल क्वेश्चन को कैसे एरर का क्वेश्चन बना दिया जाता है, ये आप अगर रिसेंट एग्जाम्स के पेपर्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्मली पहले सिर्फ आंसर निकालने तक लिमिटेड होता था, वो आईआईटी उसमें एक लास्ट में जाकर के आपसे कुछ एरर कैलकुलेशन करवा लेता है या कुछ डायमेंशंस के बारे में पूछ लेता है। तो इस तरह से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछा जा रहा है आईआईटी एडवांस के अंदर यूनिट डायमेंशंस के ऊपर, तो उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस एक पेपर में पूछ लिए जा रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर मैं आपको बता रहा था कि कम से कम 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें एरर्स का यूज हो रहा था, तो अब रेगुलरली इस पे पूछा जा रहा है। तो अभी पिछले कुछ क्लासेस में, 2 क्लासेस में हमने डायमेंशनल एनालिसिस और एरर को डिस्कस किया, और मैं आपको बता रहा था कि कैसे एरर मेजरमेंट के अंदर आता है, और मेजरमेंट में एरर अगर आ गया तो वो कैलकुलेटेड वैल्यूज में किस तरह से आता है, उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में आपको बता रहा था लास्ट क्लास में कि अगर आपने मेजर्ड वैल्यू को कैलकुलेशंस में यूज किया तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें आपको मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, ये 5 मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं ये बताया। तो कुछ में एरर, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते थे, और कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें आपने देखा रिलेटिव या परसेंटेज एरर्स ऐड हो रहे थे। तो ये सारा चीज कैलकुलेट करना हमने सीखा था। और लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह का एरर, एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर और या सिस्टमैटिक एरर था, और दूसरा रैंडम एरर, उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि इसमें हम एक और एरर आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ टर्म्स, प्रेसिजन, एक्यूरेसी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किसी मेजरमेंट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम कितने डिजिट्स उसमें यूज कर सकते हैं, और अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स यूज कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो जब हम उनको कैलकुलेशन में लेके जाएंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यूज में कितने डिजिट्स हमको दिखाना चाहिए। ये हमारा डिसीजन आर्बिट्ररी नहीं होता, इसके रूल्स हैं, इसके रूल्स हैं। आपको ऐसा लग सकता है, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बोल रहा था कि 1.50 और 1.5 में फर्क है। अगर वैल्यू 1.50 आ रहा है तो आप उसको 1.50 ही लिखेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप वहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। कोशिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और हो सकता है आप इसमें गलती करें, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ mv², ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे वेलोसिटी के मेजरमेंट में 2% का एरर है तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % का एरर होगा, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी is 2%, ठीक है। So you have to find error in measurement of kinetic energy कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लास्ट टाइम मैंने पावर फॉर्म का बताया था कि अगर z इक्वल टू a पावर a b पावर b है तो परसेंटेज z ये होता है a टाइम्स परसेंटेज a प्लस b टाइम्स परसेंटेज b, और इसमें हमने मॉड भी डाला था इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव कभी भी साइन एरर्स में यूज नहीं करते, ठीक है। यहां पे एक चीज और दिया हुआ है कि मास m इज एग्जैक्ट,
ठीक है, मतलब मास m में कोई एरर नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला ये यूज होना है। ठीक है, एक बार आपको रिकॉल करा दिया फॉर्मूला, कितना एरर होगा मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, या रादर कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा। और m हमको दिया हुआ है एग्जैक्ट है, मतलब m में कोई एरर नहीं है, परसेंटेज m इज 0। ठीक है, अच्छा ये देखना, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसमें कोई एरर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, m इसमें भी दिया हुआ है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, केवल v में एरर है। परसेंटेज एरर इन k इज इक्वल टू, देखो अगर मैं मास ले भी लूं तो उसमें आ जाएगा 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m प्लस 2 इंटू परसेंट एरर इन v। ठीक है, तो v का एरर जो है ये 2% हमको दिया हुआ है, और m का एरर 0 है क्योंकि ये एग्जैक्ट है। तो इसका आंसर अमन ने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, बट मैं अभी यहां पे नहीं रुकने के लिए आपको बोल रहा हूं, इसमें एक और सिचुएशन आपको दिया हुआ है कि सपोज वेलोसिटी के मेजरमेंट में एरर 50% है। ठीक है, या मैं 50 नहीं 20% ले लेता हूं। ठीक है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ velocity is 20%। ठीक है, अब आपको बताना है कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ k कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, और ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी 2% था, एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4%। अब दिया है एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20%, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट एरर होगा। क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अगर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी में एरर 20% का है तो कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना होगा। ठीक है, हमको ऐसे लगता है कि फॉर्मूला तो है हमारे पास, यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज k सेम इज इक्वल टू 1 इंटू परसेंटेज m प्लस 2 इंटू परसेंटेज v। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए। देखो ऐसे लगता है कि इसको 2 इंटू 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो 0 है क्योंकि ये एग्जैक्ट है, सो 2 इंटू 20 इज 40%। हम ये आंसर करने जा रहे हैं, लेकिन ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। देखो जब हम डिराइव कर रहे थे फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन का, तो आपको याद होगा हमने a इंटू बी, जेड इक्वल टू ए इंटू बी, इसका लिखा था डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यहां पे भी प्लस माइनस है। तो इसको हमने लिखा था ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये लिखा था। और हमने कहा था ये क्वांटिटी बहुत छोटा होगा, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। बट ये तभी हम इसको 0 कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट तभी कर सकते हैं जब ये वाकई बहुत छोटा हो। एरर 2%, 1%, 3% हो तब तक तो ये बहुत छोटा है। बट अगर एरर 20% हो जाता है ना, तो फिर ये नेग्लेक्ट करना हमको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 अगर हम करेंगे तो ये 0.04 होगा, और परसेंटेज के ऊपर देखोगे तो 4% हो गया।
तो इसको अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब करना कैसे है? अब इसको करना कैसे है? देखो, वेलोसिटी में 20% का एरर है अगर, तो इसका मतलब v प्लस माइनस 20% ऑफ v हो जाएगा। मतलब जो हमने मेजर किया है वो v नहीं मेजर किया, हमने v डैश जो मेजर किया वो इतना मेजर किया। तो ये 20% ऑफ v जो होगा ये होगा 0.2v। v प्लस माइनस 0.2v इज 0.8v टू 1.2v। इसके बीच में हम कहीं मेजर कर रहे हैं, तभी तो 20% का एरर है। ठीक है, अब अगर मैं इससे काइनेटिक एनर्जी निकालूं k डैश्ड, तो पहले मैं इसको लेता हूं फिर इसको लूंगा। ठीक है, k डैश लोअर वाला लेता हूं। सो दिस इज हाफ m इंटू 0.8v का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 0.64। 0.8 को स्क्वायर करोगे 0.64 इंटू हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज 0.64k। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू k माइनस कितना, k माइनस 36% ऑफ k। समझ रहे हो? ये 0.64 का मतलब है 1 से 0.36 कम है ये, तो 36% है। तो ये 36% आ गया। अब अगर 1.2 अगर लेता हूं, इसके लिए k डैश निकालूं, तो 1/2 m 1.2v का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1.44 इंटू हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज 1.44k। इसका मतलब k से 0.44 ज्यादा है। 0.44 का मतलब हो गया 44%। तो दिस इज k प्लस 44% ऑफ k। इसका मतलब एरर जो है वो 0.36 से 0.44 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे हायर साइड ऑफ एरर को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर हायर साइड आपको अगर रिपोर्ट करना है तो 36% नहीं रिपोर्ट करके क्या करोगे, 44%। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज 44%। ठीक है, सो आंसर इज नॉट 40%, इसको याद रखना। ठीक है, 40% नहीं है आंसर, 44% है। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये 4% बढ़ा कहां से, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको नेग्लेक्ट किया था। ये नेग्लेक्ट करना यहां पे हमारे लिए एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, क्योंकि 20% का एरर है। डेल्टा ए जो है ये 0.2 है और डेल्टा बी भी क्या है, 0.2 है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा एरर और ऐड होना था। 40 में 0.04 का मतलब क्या है, 4%। तो 40 में 4% और ऐड होना था, तो 44% आना था। ठीक है, तो अब ये मन में आता होगा कि यार फॉर्मूला बताया और अब फॉर्मूले से भी अलग कर रहे हो, कब इसको यूज करें और कब फॉर्मूले को यूज करें। तो मैं आपको बता दूं, इसमें थंब रूल ये है, थंब रूल का मतलब है हमारे एक्सपीरियंस का रूल ये है कि फॉर्मूला यूज करना है ओनली टिल परसेंटेज एरर इज लेस देन 10%। ठीक है, यूज फॉर्मूला ओनली टिल परसेंटेज एरर इज 10%। उससे ज्यादा जैसे ही एरर हो फॉर्मूला छोड़ दो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे आपको इसमें 44% आएगा। ठीक है, अमन ने कहा सर प्लीज री एक्सप्लेन। ओके, आई विल जस्ट री एक्सप्लेन। देखो, मैंने कहा कि वेलोसिटी जो है वो 20% एरर है। 20% एरर का मतलब है कि v प्लस माइनस 20% कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो हमने मेजर किया होगा। तो ये 0.8v से लेके 1.2v के बीच में कुछ भी हमारा मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, अब अगर 0.8v लेकर के मैं कैलकुलेशन करूंगा, यहां पे जैसे मैंने किया 0.8v लेके कैलकुलेशन किया, तो काइनेटिक एनर्जी जो एक्चुअल आना चाहिए था उसका 0.64 आ गया। एक्चुअल आना चाहिए था हाफ mv स्क्वायर, उसका
0.64, इसका मतलब 36% कम आया, एक्चुअल से 36% लेस। और जब मैं 1.2 लेकर के करता हूं तो ये 1.44 के आ जाता है। अब यहां पे ना मैं एरर वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये 1.44 के का मतलब है 44% ज्यादा। अब 0.36 या 36% कम और 0.44 या 44% ज्यादा, इनमें से जो ज्यादा वाला वैल्यू है उसको रिपोर्ट करना है। और वो याद रखना, हमेशा अपर वाले को जब लेके करोगे उसी में ज्यादा वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसे अब मैं तुमसे बोल रहा था कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर सपोज इफ एरर इन V is 40%, एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 40% अब प्लस माइनस करना है और हमको ऊपर वाला वैल्यू लेना है, तो उसमें ज्यादा हमेशा आएगा, एरर उसमें हमेशा ज्यादा आएगा, ठीक है। एरर इन वेलोसिटी इज 40%, सो वी हैव टू फाइंड एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब 1.4 V लेना है, V प्लस 40% ऑफ V, ठीक है, V प्लस 40% ऑफ V, सो 40% इज 0.4, तो ये 1.4 V हो गया। काइनेटिक एनर्जी फटाफट बता दो कितना आ जाएगा? K डैश्ड इज हाफ M 1.4 V का स्क्वायर, ठीक है। 1.4 का स्क्वायर बाय द वे आपको आना चाहिए। कैसे करोगे? 1.4 का स्क्वायर होता है, मैं आपको बता दूं, 1.96, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वेरी गुड, अमन ने कहा 96%, तो बिल्कुल ठीक है। ये 1.96 इंटू हाफ MVA स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज 1.96 K, सो दिस इज K प्लस 96% ऑफ K, ठीक है। यही एरर है। फॉर्मूले से जाते तो 2 इंटू 40, तो तुम सीधा लिखते कितना? 80%, बट वो गलत हो जाता, ठीक है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको। चलो, सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू लीस्ट काउंट एरर। बिफोर वी start discussing least count error, let us know about least count. What is least count? देखो, least count का मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंट से तुम छोटे से छोटा वैल्यू क्या रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल होता है, ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल में आप कितना रीडिंग ले सकते हैं? आपने देखा होगा 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसमें सेंटीमीटर का मार्क होता है और सेंटीमीटर भी 10 डिवीजन्स बने होते हैं, मिलीमीटर तक होता है। तो एक नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स स्केल से जो मिनिमम तुम मेजर कर सकते हो वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के फ्रैक्शन में मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे ये स्केल है हमारा, लेट्स से दिस इज 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 5, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर के बीच में अगर कुछ है तो टेक्निकली हम इससे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तुम ये आर्गुमेंट कर सकते हो कि नहीं, मैं आई एस्टिमेशन से तो ऐसे कर सकता हूं कि आधा है, आधे से कम है, आधे से ज्यादा है, लेकिन जहां तक मेजरमेंट की बात है इसमें वो डिवीजन है ही नहीं, मिलीमीटर से नीचे डिवीजन है ही नहीं, तुम कैसे मेजर करोगे? तो 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट की वजह से एरर क्या है, तो चलो देखते हैं। मान लो कोई लाइन यहां तक है, ठीक है, इसको हम क्या रीड करें? शुड वी रीड इट 4.4 सेंटीमीटर
or we should read it as 4.5 centimeter, or can we read it as 4.45 centimeter, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 4 और 5 के बीच में है, या अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा 5 की तरफ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4.46 या 47? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आंसर है नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हम 4.45 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे स्केल में वो डिवीजन है ही नहीं। तो या तो तुम इसको 4.4 लिखो या इसको लिखो 4.5। ठीक है, अब वो तुम्हारा जजमेंट है कि किसके ज्यादा क्लोज है। तो अगर मान लो मुझे इस स्केल से मेजर करके कोई वैल्यू दिया गया, अच्छा ये तो रूल्ड आउट है क्योंकि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक तो हमारे पास स्केल ही नहीं है, हम नहीं लिख सकते, इलीगल है। तो अगर मेरे सामने लेकर के आया गया कि 4.5 सेंटीमीटर किसी लाइन का लेंथ है, तो मैं अपने मन में सोचूंगा कि भाई पता नहीं इसने 4.4 को बढ़ा के 4.5 लिख दिया या 4.6 को कम करके 4.5 लिख दिया। तो मेरे मन में ये जो 0.5 में 5 है ना, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो ये 4.5 से 0.1 नीचे और 0.1 ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो अगर लेंथ इतना लिखा हुआ है, then this implies automatically that length is 4.5 plus minus 0.1 सेंटीमीटर। ये जो एरर आया ना, ये स्केल की वजह से आया, इसको लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा स्केल जो है ना वो यहीं तक मेजर कर सकता है और इस वजह से लास्ट वाला डिजिट जो है वो डाउटफुल है। तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है मेजरमेंट का वो हमेशा डाउटफुल होता है और उसके लिए हमको लीस्ट काउंट एरर उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, उसमें आपने देखा होगा नॉर्मली जो हमारे पास घड़ी होती है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब अगर किसी ने एक टाइम मेजरमेंट किया और 44 सेकेंड लिखा, तो अपने आप मेरे मन में आएगा पता नहीं इसने 43 को बढ़ा के 44 लिख दिया या 45 को घटा के 44 लिख दिया। तो मैं तो इसको फिर लिखूंगा 44 प्लस माइनस 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड जो है ये लीस्ट काउंट ऑफ वॉच है। तो ये एरर इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप लीस्ट काउंट एरर को कम करना चाहते हैं तो ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है तुम एक ऐसी घड़ी लेकर के आ जाओ जो डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजरमेंट करता हो, 2 प्लेस तक करता हो। आपने ऐसी घड़ियां देखी होंगी जो डिजिटल वॉचेस होते हैं, कई बार जो है वो 1.00 सेकेंड तक जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली उसके अंदर जो लीस्ट काउंट एरर हो गया वो 0.01 सेकेंड हो गया। ठीक है, वो कितना तुम उसको यूज कर पाओगे, मतलब हम कितना फास्ट उसका रीडिंग ले पाएंगे, उतनी देर में तो वो पता चला कि कुछ 8-10 वैल्यू तो खुद ही आगे निकल गया। 0.00 पे हम रीड करना शुरू करते, वो 0.08 पहुंच गया, 0.09 पहुंच गया मेरे रीड करते करते तक। तो उस चीज को छोड़ दो, अगर हम बहुत एफिशिएंट हैं फिर भी हम उसमें 0.01 से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं ला सकते। सो दिस इज लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो ये हमेशा मेजरमेंट में आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मेजर करके जी निकलवाया जाता है, जी का वैल्यू। ये लैब में जाओगे तो बड़ा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अच्छा एक आपको बताया था मैंने कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ये होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो इससे अगर जी निकालोगे ना, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L
अपॉन टी स्क्वायर। और अगर इससे g परसेंटेज एरर निकालना चाहो तो 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो दिस इज 4 पाई स्क्वायर l पावर 1 t पावर -2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू परसेंटेज एरर इन l प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन t। ये एक एक्सपेरिमेंट बड़ा कॉमन है, बहुत आपसे पूछा जाता है। आईआईटी ने तो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लेंथ ऑफ पेंडुलम मेजर कर लेते हैं एक नॉर्मल स्केल लेकर के, ठीक है। मान लो तुमने लेंथ ऑफ पेंडुलम मेजर किया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, या अगर नॉर्मल स्केल लिया तो उसमें मिलीमीटर तक होता है, तो 20.0 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिकली इसका लेंथ जो है ना ये हो जाएगा 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली। इसमें जो परसेंटेज एरर इन एल होगा वो हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, सो दिस इज 0.5%, ठीक है। तो 0.5% का एरर लेंथ में हो गया। अब टाइम पे आ जाओ, ठीक है। टाइम मान लो एक ऑसिलेशन का टाइम इसका जो है वो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड। अब तुमने कहा मैं एक ऑसिलेशन का टाइम लूंगा, एक बार पेंडुलम इधर से इधर गया और फिर वापस यहां से यहां आया, तो हमने कहा एक ऑसिलेशन हो गया और हमने देखा कि इसका टाइम जो है वो 2 सेकेंड है, ठीक है। अब 2 सेकेंड अगर मैंने लिखा उस घड़ी से जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो ऑटोमेटिकली उसमें 1 सेकेंड का एरर हो गया। इसका मतलब इसके अंदर एरर जो है परसेंटेज एरर टाइम में ये 1/2 इंटू 100, दिस इज 50%, दिस इज एनॉर्मस एरर। इतना एरर तो हम टॉलरेट कर ही नहीं सकते, तो हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें हम मल्टीपल ऑसिलेशंस लेते हैं। तुमने कहा मैं 20 ऑसिलेशंस लूंगा, 20 ऑसिलेशंस, तो 20 ऑसिलेशन में रफली तुमको टाइम कितना लगेगा, 40 सेकेंड। तो अगर 40 सेकेंड तुमने टाइम लिया, इसमें भी 1 सेकेंड का ही एरर होगा, प्लस माइनस 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड में जो एरर आएगा वो आ जाएगा 1/40 इंटू 100, एंड दिस इज जस्ट 2.5%, एंड दिस इज परफेक्टली ओके। इतना एरर बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे अगर लीस्ट काउंट एरर को कम करना है तो आपको मल्टीपल ऑसिलेशंस लेना होगा, ठीक है, मल्टीपल ऑसिलेशंस। उसके बाद फिर आपने जो टाइम में एरर किया, लेंथ में एरर किया, उसको इस फॉर्मूले में यूज कर लो, ठीक है। तो इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआईटी के पुराने क्वेश्चंस तुम निकाल के देखना, उसमें तुमको मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लीस्ट काउंट एरर लेंथ में रिड्यूस करना है तो आपको मैं बताता हूं, यहां तो मैं आपको नहीं दिखा सकता वर्नियर कैलिपर्स, लेकिन आप जब लैब में जाएंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। नॉर्मल स्केल जो है, मैं तुमको बता देता हूं कि नॉर्मल स्केल में लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल एक अलग तरह का स्केल होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। स्फेरोमीटर, ये अलग अलग तरीके के मेजरिंग डिवाइसेस हैं और अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। आप ऐसे स्क्रू गेज लेकर के तुम कहोगे कि मैं लेंथ ऑफ ए थ्रेड मेजर कर लूं, वो नहीं होगा, ठीक है। हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। नाउ यू कैन इमेजिन, मतलब हमको तो लगता है 1 मिलीमीटर ही बहुत छोटा है, बट उसका 10th पार्ट इसमें हम मेजर कर सकते हैं, उसका 100th पार्ट इसमें मेजर कर सकते हैं, उसका 1000 पार्ट इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो these are the devices which you use to reduce least count error, ठीक है। चलो let us move to 2 more terms, ठीक है, बहुत आपको सुनने को मिलेगा। One is called accuracy
एंड द सेकेंड इज कॉल्ड प्रेसिजन। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी का लिटरल मीनिंग जो है वही हम यहां पे भी यूज करते हैं। कोई चीज कितना एक्यूरेट है, इसका मतलब कोई चीज एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज अगर कोई मेजरमेंट है तो वो एक्यूरेट है। और प्रेसिजन क्या है? जिस मेजरमेंट में जितने ज्यादा डेप्थ ऑफ मेजरमेंट हम जाएंगे या जितने डिजिट्स तक हम मेजर करेंगे वो उसका प्रेसिजन है। ठीक है, एक्यूरेसी, हाउ क्लोज यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, दिस इज क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एंड प्रेसिजन इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, या डेप्थ ऑफ मेजरमेंट, कितने ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस से आपने इसको मेजर किया है, दैट गिव्स यू प्रेसिजन। ठीक है, जैसे मान लो एक रॉड है, उसका लेंथ है लेट्स से 15 सेंटीमीटर या 15.0 सेंटीमीटर, मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब अगर मैंने एक डिवाइस यूज किया और उससे मेजर किया और उससे जो मेरा मेजरमेंट आया वो आया 14.9 सेंटीमीटर, और एक वर्नियर कैलिपर से मैंने उसका मेजरमेंट किया और वो आया 14.86 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने और कोई सेंसिटिव डिवाइस लिया और उससे आया 14.823 सेंटीमीटर, ऐसे आ गया। ये एक्चुअल है। ठीक है, ये पहला रीडिंग, ये दूसरा रीडिंग, ये तीसरा रीडिंग। इसमें मुझे बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? L1, L2, L3, इनमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? देखो, एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज्यादा यहां पे L1 में है, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस सबसे कम है, इसमें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो ये लेस एक्यूरेट है। बट प्रेसिजन अगर देखो तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक अगर मेजर करोगे तो प्रिसाइज ज्यादा है। यहां पे और थोड़ा सा एक्यूरेट कम है, एक्यूरेसी कम हो गई, 15.0 से और दूर हो गए हम, तो दिस इज इवन लेस एक्यूरेट, बट इसका प्रेसिजन और ज्यादा है क्योंकि ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक मेजर कर रहा है। L1 जो है ये मोस्ट एक्यूरेट है, बट ये लीस्ट प्रिसाइज है, और जो L3 है वो लीस्ट एक्यूरेट है बट मोस्ट प्रिसाइज है। ठीक है, आपको समझ में आया एक्यूरेसी और प्रेसिजन में फर्क? एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, प्रेसिजन कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमने मेजर किया, कितने डिजिट्स हमने मेजर किए, वो प्रेसिजन है। ठीक है, अब इन सब से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है और वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है और इसका साइड लेंथ मैंने मेजर किया 1.2 सेंटीमीटर साइड लेंथ, और मैं तुमसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा? एरिया, तो एरिया ए स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला सिंपल, तो मैं कहूंगा ठीक है, इसको 1.2 को स्क्वायर कर देते हैं, और 1.2 का स्क्वायर हमको पता है ये होता है 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसे लिख देते हैं, लेकिन फिजिक्स या साइंस इन जनरल आपको ऐसा लिखने से मना करता है। साइंस ये कहता है कि तुमने मेजरमेंट तो 2 डिजिट में किया था भाई, और तुम एरिया का कैलकुलेशन करके तुम तो इसमें 3 डिजिट में आंसर कर रहे हो। तो जब तुमने मेजरमेंट ही 2 डिजिट में किया, तो हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट द 3rd डिजिट? तो ये नहीं कर सकते तुम, ठीक है। साइंस आपको ये करने से मना करता है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस समझ लो यही 1.2 सेंटीमीटर है, और मैं आपको कहता हूं इसका एरिया निकालो। सो यू विल फाइंड एरिया पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 ये होता है। किसी ने कहा हम तो और ज्यादा प्रिसाइज लिखेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे 3.1416 और इंटू 1.2 स्क्वायर, और मैंने जो है ये रख के जो है वो 5-6 डिजिट में आंसर कर दिया, ठीक है। अब ये देखो 1.44 इंटू 3, तो मुझे नहीं पता ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मान लो 4.5236 ऐसे कुछ आ गया। मैंने कहा ये तो मैं सारे डिजिट्स लिखूंगा, बिल्कुल गलत है, आप नहीं कर सकते ऐसा। आपने मेजरमेंट 2 डिजिट में किया, तो आप आंसर इतने सारे डिजिट्स में कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो ये रूल्स हमको समझना होगा, ठीक है। ये रूल्स समझने से पहले कितने डिजिट्स हैं किसी एक मेजरमेंट में वो जानना होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डिजिट्स ऑफ ए मेजरमेंट। देखो, कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उस मेजरमेंट को हमेशा तुम इस तरह से लिखोगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये सब चीजें जो है बहुत आपको लगेगा कि ये बाल की खाल निकालने वाली चीजें हैं, मतलब इतना कौन सोचता है, बट आपको सोचना पड़ता है। जब आप साइंटिफिकली कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है। किसी भी मेजरमेंट को, जैसे तुमने कोई चीज मेजर किया 456 मीटर, साइंस कहता है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको इसको लिखना पड़ेगा एज 4.56 इंटू 10 पावर 2। दिस इज द वे ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। आपको इसको हमेशा लिखना होगा a इंटू 10 पावर b के फॉर्म में, और a जो है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा और 10 से लेस इक्वल नहीं, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में लिखते हो, उसके बाद आप ये सब रूल लगाएंगे जो मैं अभी आपको रूल बता रहा हूं, ठीक है। 10 के पावर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लेते। कितने डिजिट्स में तुमने मेजर किया उसमें 10 के पावर्स नहीं लेते, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या क्या है। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तुम्हारे मेजरमेंट में वो सब सिग्निफिकेंट है। सेकंड, जीरोस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जीरोस में 3 केसेस हो सकता है। ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, जैसे 0.00236 ऐसे है कोई, इसमें ये 3 जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, 236 है। सो दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है।
जो जीरोस बीच में है, ठीक है, ये सारे इनसिग्निफिकेंट हैं. ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दीज आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, 4.0037 इसमें 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा. 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. जो बीच वाला जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है. ठीक है, और जो जीरोस राइट साइड में है, ऑल जीरोस टू द राइट of last non-zero digits are significant only if there is a decimal. ठीक है, are significant only if there is a decimal. ठीक है, डेसिमल अगर है मेजरमेंट में तो वो सिग्निफिकेंट है, नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, जैसे 4.00 इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, बट अगर लिखा है 400 तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है. ठीक है, तो जीरोस का तो ये है हिसाब किताब. नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट, जीरोस अगर लेफ्ट साइड है नॉन सिग्निफिकेंट, बीच में है सिग्निफिकेंट, राइट साइड है तो सिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल है, नॉन सिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल नहीं है. ठीक है, तो ये इसके लिए है, जीरोस के लिए. अच्छा, जितने नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अब ये क्या मतलब है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? जैसे नंबर है 4. ठीक है, जैसे तुम ये लिखते हो कि पेरीमीटर इज 4 टाइम्स साइड. तो अब क्या है, 4 एक नंबर है, प्योर नंबर है. 4 को 4.0 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये मेजरमेंट में से नहीं आया है, हमारी मर्जी है. 4.00 लिख दें, 4.000 लिख दें. ठीक है, तो किसी भी कैलकुलेशन में 4 की वजह से कोई लिमिटेशन नहीं आएगा. ठीक है, ऐसे नहीं सोचना कि 4 में तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ए में चाहे कितने भी मैं डिजिट्स मेजर कर लूं, मुझे फाइनल आंसर एक ही डिजिट में देना है ना. 4 के अंदर एनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम ले सकते हैं. 4 के ऊपर जितने मर्जी उतने जीरोस डाल दो. तो अगर कोई प्योर नंबर है तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा. ठीक है, तो यही रूल्स है, इसको याद रखना है. ठीक है, अब आंसर करते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है, आंसर करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, इसके लिए डिपेंड करेगा कि हमारा कैलकुलेशन क्या है. ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखना होता, आपको हमेशा डेसिमल प्लेसेस देखना है. ठीक है, सो आंसर इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, क्या मतलब है इसका, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है? जैसे अगर 4.23 प्लस करना है 3.746, अगर मुझे ये ऐड करना है तो मुझे देखना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसमें है. ठीक है, जब एडिशन करोगे तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस इसमें है, 2 डेसिमल प्लेस है, इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस है.
तो हमको आंसर करना है 2 डेसिमल प्लेसेस में, क्योंकि वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे। अब यहां पे अपने मन से एक जीरो मन में सोच लो। यहां पे कैलकुलेशन तो हम करेंगे पूरा, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 7, बट आंसर मुझे 2 ही डेसिमल प्लेस तक करना है। अब यहां पे राउंड ऑफ करना होगा, राउंड ऑफ का रूल लगाना होगा। ये 5 से ज्यादा है तो मुझे इधर 7 में 1 ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 7.98, सो आंसर विल बी 7.98। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे करना है 4.31 माइनस 2.137, देखो ऐसे इसमें करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहां पे एक जीरो रख देना होगा। ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 था, ये जीरो मैंने अलग से रखा अपनी तरफ से। ठीक है, ये जीरो रख के कैलकुलेशन कर लूंगा, फिर 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर करूंगा। ठीक है, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0। तो यहां से फिर एक 1 बोरो कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3 तो 7 हो गया, और यहां पे फिर 2 आ गया, 2 माइनस 1 इज 1 एंड दिस इज 2। अब मुझे इसको आंसर करना है, हमको 2 ही डेसिमल प्लेस में आंसर करना है। सो आंसर विल बी 2.17। ठीक है, आंसर विल बी 2.17। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें आपको डेसिमल प्लेसेस देखना है, और इसके अलावा जितने भी और दूसरे ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, हर एक में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। ठीक है, ऑल अदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, इसमें हमेशा आंसर जो होगा, आंसर इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं देखना। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 4 मीटर, एरिया क्या होगा। क्वेश्चन में हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं दिया हुआ हो, आपको अपने आप फॉर्मूला निकाल के और करना पड़ेगा। तो सर्कल का रेडियस 4 है, एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का वैल्यू होता है 3.14। आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 इंटू 4, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, करके देखो 16 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 इज 64, 6 आ गया, 22 हो गया, 2 और 50 हो गया, 50.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर क्या मैं इसको 50.24 लिख सकता हूं? इसको मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर करना है, तो मैं इसको 50 लिख दूंगा, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5.0 इंटू 10 पावर 1 नहीं लिख सकता, फिर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। तो अर्पित ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है, 5 इंटू 10 पावर 1 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। हमको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर करना है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो डेटा दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, और हमको आंसर्स अगर उसमें क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है गिविंग ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर करो, तो उसमें आपको फिर ऐसे ही आंसर करना पड़ेगा। अदरवाइज तो जो रूटीन में हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें तो हम कुछ भी लिख दें, उसमें तो चाहे इतना भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। बट अगर साइंटिफिकली इसको रिपोर्ट करना है तो आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, इसको आपको एक बार और अच्छी तरह से रिवाइज करके और
हम अगली क्लासेस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।